हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो टॉपिक चल रहा था, चूँकि हमने ख़त्म किया था वेक्टर अलजेब्रा मैंने ख़त्म कर दिया था, और जो टॉपिक चलना था वो टॉपिक चलना था मैट्रिक्स। ठीक है, ऑब्यू चलना था, तो ऑब्यू टॉपिक मैंने चालू कर दिया था। हमने थोड़ा सा बेस डिस्कस किया और उसके बाद बेस डिस्कस करते हुए हम आ गए थे एक्सरसाइज नंबर 3.1 3.1 के 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरे कर लिए थे। और 8वां नंबर मैंने कहा था मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, तो जैसा कि बोला था कमिटमेंट, तो मैं अगले वीडियोस बना रहा हूं और मैं 8 नंबर क्वेश्चन से 10 तक बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बेस बताऊंगा और फिर आगे वाली एक्सरसाइज में चलेंगे। तो ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। चला जाए, चलिए। तो बताइए, ध्यान से देखेंगे आज का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे कैसे उसको किया जाता है, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू, कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू एम इंटू एन। ए आई जे क्या है, मतलब ए आई जे कोई एक मैट्रिक्स होगा जिसकी कोटि क्या है, जिसका ऑर्डर है एम इंटू एन। एक वर्ग आव्यूह, इसको कह रहा है कि ये जो आव्यूह है ना, ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहता है निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन दिए गए हैं। कहता है कि क्या सही है, एम स्मॉल एन, एम ग्रेटर इक्वल एन, या एम इज इक्वल एन। बताओ कौन सही है। तो मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एम यहाँ पे क्या है, तो एम है यहाँ पे नंबर ऑफ रो और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कॉलम। बताओ, तो अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब m अगर इक्वल टू n हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें लिखा m इज इक्वल टू n। कहता है कि a जो है वो ये मैट्रिक्स है, m इंटू एन इसका क्या है, ऑर्डर है। कहता है ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए कौन सी शर्त काम करेगी, तो कहता है कि m कैपिटल एन, तो नहीं, अगर m इज इक्वल टू एन हो जाए, मतलब अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो जाएंगे तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आगे चले तो जी सर, चलो देखो, हटा दें इसको। देखो आगे क्या बात करेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 3x प्लस 7 y प्लस 1, ठीक, 5 2 माइनस 3x। और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, कितना, 0 y माइनस 2 8 और 4। तो अब कहता है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान होंगे। कहता है कि x और y के ऐसे कौन से मान रखे जाएं जिससे ये वाला जो आव्यूह है ये इस वाले आव्यूह के बराबर हो जाए। तो हमने कहा कि ये वाला आव्यूह मान लो इस आव्यूह के बराबर है। क्या मान लिया, ये वाला आव्यूह इस वाले आव्यूह के बराबर है, तो इससे x और y के मान निकाल लो। जब x y के मान निकाल लो तो उन्हीं मानों के लिए ये दोनों आव्यूह आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप जानते हो अगर दो आव्यूह बेटा बराबर हैं तो वो बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो परस्पर जो एलिमेंट होते हैं, जो उनके परस्पर अवयव होते हैं, आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने माना कि ये दोनों आव्यूह कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा a12 इज इक्वल टू b12, ठीक है। ये कितना है, तो 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। समझ गए, एक y का मान आ गया ये। अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये वाला इस वाले अवयव के बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब a11 इज इक्वल टू b11 नहीं हो जाएगा। a11 कितना है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, x इज इक्वल टू माइनस का 7/3। हर जगह y है, क्या है, y। तो अब बेटा मुझे एक बात बता दो, यहाँ से एक बात ये स्पष्ट हुई। देखो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो x इज इक्वल टू माइनस 1/3, y इज इक्वल टू c1, मतलब जो भी दिए गए हैं। तो एक मुझे बात बताओ, क्या यहाँ पे y के दो मान संभव हैं। सॉरी, ये x ही था, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा याद रखो। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है,
ठीक है, इसको नहीं। तो यहाँ पे देखो y के एक मान निकाला, अब इसका इसके साथ कंपैरिजन करा दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अच्छा ठीक है, तो मतलब y की वैल्यू तो मैच कर रही हैं। y की वैल्यू अगर हम x की बात करें, किसकी बात करें, x की, भाई एक जो होता है उसमें भाई y की वैल्यू एक ही तो आ सकती है, तो y की वैल्यू इसमें 7, इसमें 7। अगर हम बात करें x की तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। भाई ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर तो होगा, तो जी सर बराबर होगा। तो y की वैल्यू हमें मतलब पता चली कि y इज इक्वल टू 7। देखो y की इज इक्वल टू 7 पहले ऑप्शन में है, लेकिन ऐसे आपको आंसर नहीं लिखना, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7/3। तो अगर x की वैल्यू, अगर किसी की वैल्यू इसमें भी अगर माइनस का 7/3 आ जाए तो हम किसी न किसी आंसर में पहुंचेंगे। तो जब हमने इसका किया तो आ गया, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 4, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/3। तो क्या मुझे बताओ, क्या एक इक्वेशन में क्या x के मान 2 हो सकते हैं क्या? y के मान तो 2 हैं, तो वो तो सेम आ रहे हैं। देखो x y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, लेकिन यहाँ पे x के मान 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे x के मान 2 आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये कहना असंभव है, ये कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि कौन से मान के लिए ये वाला जो अवयव है वो इस वाले अवयव के बराबर आएगा, क्योंकि x के कितने मान है 2। जब आप जानते हैं कि यहाँ पे जब ये भी x है, ये भी x है, तो मान तो एक ही आना चाहिए x का, लेकिन मान जो कि 2 आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि x के 2 मान आ रहे हैं और ऐसा नहीं होता है, समझ गए? तो ज्ञात करना संभव नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है? बताइए, समझ गए? हटा दें। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 2 है। समझ रहे हो? तो कह रहा है 3 × 3, तो अगर 3 × 3 में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें, क्या निकालें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अवयवों की संख्या। कितना हो जाएगा? तो अवयव संख्या 9। कहता है कि अगर प्रत्येक प्रविष्टि कितनी हो, प्रत्येक अगर प्रविष्टि हो 0 या 1, तो बताओ प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है? तो इसको हम इन दो को 0 और 1 को कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 आता है 512। क्या आता है? 512। तो इसका मतलब है कि अवयवों कुल कितनी संख्या होगी? तो अवयवों की कुल संख्या होगी 512। देखो इसकी जो कोटि है, तो कोटि है 3 × 3, मतलब अवयवों की जो संख्या होगी वो होगी 9। कहता है इसमें जो इसकी प्रविष्टि है 0 या 1, तो या तो 0 ले सकते हैं और या तो 1 ले सकते हैं। तो 2 प्रविष्टियां हैं और अवयव संख्या 9। तो हमने क्या किया कि कुल कितने प्रकार से हम अवयव बना सकते हैं? सर जी हम 2 की पावर 9 के हिसाब से कुल अवयव बना सकते हैं, और जिनकी संख्या है 512, जिनकी संख्या है 512। बताओ बेटा किसी कोई दिक्कत? बताइए 512 निकालने में किसी कोई दिक्कत है? भाई अवयव की संख्या है 2, तो 2 रख दो, और जो मतलब ये 2 अवयव हैं, या तो 0 या तो 2, तो या तो 0 या तो 2, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ गए? या तो 0 या तो 1 या तो दोनों। समझ गए? तो यहाँ पे हमने लिया अवयव संख्या, क्या किया 2 में हम कर दिया, इसका कर दिया पावर, और इसका आपका आ गया आंसर। समझ गए? अच्छा चलिए इसकी बात हटाते हैं, अब बात करते हैं हम आगे अपनी। अब संक्रियाएं क्या होती हैं? कहता है कि अवयवों की कुछ संक्रिया। संक्रिया का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ये क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पे वही है कि अवयवों का योग कैसे करते हैं, अवयवों का घटाना कैसे करते हैं, अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, अवयवों को भाग कैसे देते हैं, ठीक है, अचर कैसे गुणा करते हैं। तो सबसे पहली चीज आएगी अवयवों का योग। समझ गए? अवयवों का योग मतलब सम ऑफ या एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि हम कैसे, मान लो हमें 2 मैट्रिक्स दी गई हैं। एक मैट्रिक्स दी गई है A इज इक्वल टू A11 A12 A21 और A22, एक दी गई ये मैट्रिक्स, ठीक है। एक दी गई ये मैट्रिक्स B11 B12 B21 B22,
ठीक है। अब कह रहा है कि अब बेटा निकालो a प्लस बी निकालो। तो हमेशा बेटा हमेशा याद रखना कि जैसे और एक जिसमें जो खास चीज होती है, इसकी बेटा कोट कितनी है सर जी, 2 × 2। इसकी कोट कितनी है, 2 × 2। तो मतलब अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों की कोटियां क्या हैं। अगर दोनों की कोटियां बराबर हैं तभी वो दोनों आपस में जुड़ेंगे, अदरवाइज वो दोनों आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। तो मतलब जोड़ने की जो पहली शर्त हुई तो उनकी कोटियां बेटा कैसे, उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। ये तो होगी पहली शर्त। क्या होगी पहली शर्त, कि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी जुड़ेंगे जब उनकी दोनों की कोटियां या ऑर्डर कैसे हों, बराबर हों। तो सबसे पहले तो बेटा यहीं से देखो तो दोनों के ऑर्डर क्या बराबर हैं, तो बिल्कुल है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी आ सकते, जैसे 2 × 3 आएगा तो इसमें 2 × 3, 3 × 2 आएगा तो इसमें भी 3 मतलब दोनों कोटियां कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब कोटियां बराबर, अब ऐड कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना परस्पर ऐड करते हैं। कैसे ऐड करोगे, परस्पर। परस्पर का मतलब A11 से इसका B11 ही ऐड होगा, A12 से इसका B12 भी ऐड होगा। समझ गए। तो आप कैसे बनेगा ये, देखो ऐसे बनेगा, A11 प्लस B11, समझ गए, A12 प्लस B12, समझ गए, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इस हिसाब से जुड़ेगा। तो कोई दो मैट्रिक्स जोड़ने हो तो उनके योग का नियम क्या होता है कि सबसे पहले तो उनकी दोनों कोटियां बराबर होनी चाहिए, और अगर दोनों कोटियां बराबर हो गई तब परस्पर एलिमेंट जोड़ेंगे। मतलब इसका अगर पहले स्तंभ का और पहली रो का एलिमेंट, इसका भी पहले स्तंभ का पहले एलिमेंट का, पहले स्तंभ और पहली रो का एलिमेंट उठा के दोनों को आपस में क्या करेंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ऐसे देखो यहाँ पे किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सब जोड़ के जो आंसर रहेगा आप अपना आंसर लिख देंगे। बताओ कोई दिक्कत है, बताइए। किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ पे पूछ सकता है, बताओ। समझ गए। अब इसी पे एक हम जरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे करेंगे, ठीक है। अब यूँ हो गए हो, इसको हटा दें, इसको करना है स्क्रीनशॉट फटाक से कर ले। अब देखना एक एग्जांपल इसी साथ में करते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल में बेटा लिखा हुआ है कि a = √3, 1 और -1, फिर क्या है 2, 3 और 0। बेटा b = क्या है, तो b = है 2, √5 और 1, फिर क्या है -2, 3 और 4। समझ गए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2। समझ गए। अब कहता है कि a और b को क्या करो, आपस में ऐड कर दो। तो सबसे पहले बेटा इसकी कोट कितनी है, तो इसकी सर जी कोट है 2 × 3। इसकी कोट कितनी है, इसकी भी कोट है 2 × 3। तो सर जी सबसे पहले हमने ये देखा कि ऐड करने के पहले क्या दोनों की कोटियां बराबर हैं। जी हाँ, दोनों कोटियां बराबर थी। जब दोनों कोटियां बराबर मिल गई तो इसका मतलब ये है कि आगे ये ऐड होने के काबिल है, ऐड होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम चले ऐड करने, a + b करने चले। तो मैंने क्या कहा था, जब कोटियां बराबर तभी ऐड होगा। तो पहला पहले के साथ में, तो कैसे √3 + 2, समझ गए। इसका इसके साथ में तो √5 + 1, इसका इसके साथ में तो ये बेटा है +1 और ये -1, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। इसका इसके साथ में तो ये भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 2 है और ये -2 है। जब जुड़ेगा तो आपस में 0 कर देंगे। ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 6, सॉरी 3 3 6। और अब ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत हुई किसी को, किसी बच्चों को कोई भी ऐसी दिक्कत हुई जिससे उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मतलब योग करने के लिए सबसे पहले देखो कि कोटियां कैसी हैं। अगर कोटियां बराबर हैं तो परस्पर एलिमेंट्स का बस योग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें, हटा दें। चलो देखो, तो आपका इसी बहाने एक आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लग गया। समझ गए। अब अगली चीज क्या है, तो अगली चीज है एक आव्यूह का किसी अदिश से गुणा करना। तो आव्यूह का एक
अदिश से गुणन। समझ में आया बच्चों? अब कोई जैसे आव्यूह दिया तो उसका अदिश से गुणा कैसे करेंगे? तो बेटा बड़ा सिंपल सी चीज है। जैसे कोई मान लो आव्यूह है a इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ए आई जे इज इक्वल टू एम इंटू एन। कोई ये है एक आव्यूह, ठीक है। इसको आप विस्तार भी कर सकते हो, कोई भी एक आव्यूह ले सकते हो, A11 B12 कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने कॉमन चीज करी। अब हमने क्या कहा कि कोई ए के क्या है, कोई के एक अदिश संख्या है या जो भी है, कोई एक अदिश है और इसका हमको इस आव्यूह मल्टीप्लाई कराना। तो कैसे कराएंगे? तो हम ऐसे ही तो कराएंगे के ए इज इक्वल टू के और ए आई जे एम इंटू एन। समझ गए? तो अब ये जो k आएगा ना, ये k इसके अंदर गुणा हो जाएगा। कैसे गुणा हो जाएगा? तो के ए इज इक्वल टू के मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे और एम इंटू एन। बताओ कोई दिक्कत है? तो मतलब इस जो k का होगा ना, इसके अंदर पूरे का गुणा हो जाएगा। इसके अंदर पूरे गुणा होने का मतलब क्या है? तो गौर से समझ लो जरा, मैं इसको विस्तार कर दूं। मान लो मैंने कोई एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना उदाहरण। उदाहरण मैंने मान लो दे दिया कोई 4 5 -1 और -3, ठीक। मैंने कहा कि आपको कोई एक अदिश है, मैंने कहा 2 है, तो 2 का क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 2a इज इक्वल टू, क्या करोगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो 2। ऐसे तो करोगे पहले, देखो पहले हमने बाहर रखा है तो पहले तुमने बाहर तुमने भी रखा 4 5 -1 और -3 ऐसे रखा। अब देखो क्या होता है कि ये जो 2 है ना, ये जब अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। कैसे? 2 है, a है, अपना रखा रहने दो। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 4 इंटू 2 5 इंटू 2 -1 इंटू 2 -3 इंटू 2। समझ गए? तो अगर बात करें यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 10 -2 और -6। बताओ क्या यही आंसर नहीं आ जाएगा? बताओ समझे कि नहीं समझे? कैसे गुणा कराते हैं? तो इसीलिए जो k होता है, तो k का हम जब अंदर ले जाएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जब अंदर जाता है तो 2 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए? ऐसे ही जब कॉमन लोगे तो हर मल्टीप्लाई से उतना उतना कम हो जाएगा। देखो जब 2 गया तो हर अवयव के साथ में 2 2 का मैंने गुणा करा दिया है और ये आपका आंसर आ गया। तो मतलब किसी भी अचर k का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी आव्यूह के अंदर तो कैसे होता है? समझ पाए कैसे होता है? तो वो जाता है और उसके अंदर पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए? अच्छा, बात आगे करें तो जी सर आगे चले आगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो 2 चीजें हो गई। ये देखो कैसे, मतलब क्या क्या होता है, यही है संक्रियाएं, ठीक है। अब जो अगली संक्रिया है, कहता है आव्यूह का ऋण आव्यूह। कोई आव्यूह है, जैसे किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालोगे? बताओ। तो किसी आव्यूह को ऋण आव्यूह कैसे निकालोगे? तो बेटा जैसे कोई हमने मान लिया कोई एक आव्यूह है a, क्या है? कोई एक आव्यूह है a, एक मैंने ऐसे मान लिया कोई एक आव्यूह है। अगर इसका हम तुमको ऋण आव्यूह निकालने के लिए बोलें, कोई आव्यूह है a, इसका मैं अगर तुमको बोलूँ कि आप ऋण आव्यूह निगेटिव आव्यूह निकाल के दिखाओ, निगेटिव मैट्रिक्स से निकाल के दिखाओ, कैसे करोगे? तो हो जाएगा बेटा -a। क्या हो जाएगा? -a। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि -1 मल्टीप्लाई बाई ए। जो a था उसमें -1 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई करा दो। अब ये थोड़ी देर पहले मैं आपको अभी जस्ट मैंने पहले बताया है कि किसी भी अदिश का अंदर मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। तो जरा एग्जांपल से समझते हैं कि माइनस आव्यूह कैसे निकालते हैं, या आप एक और तरीके से समझ सकते हो। मैंने कहा कि कोई आव्यूह है a, क्या है वो? A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको इसी a का क्या निकालना है? निगेटिव आव्यूह निकालना है, निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, ऋण आव्यूह। तो बताओ a का क्या हो जाएगा? हो जाएगा -a। तो -a का मतलब क्या है? -a का मतलब इसके अंदर, अब देखो -a हो, अब देखो जैसे a है, अब इसको -a करना है, तो -a का मतलब है A11 A12 A21 और A22। माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। या ऐसे कर लें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू a, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और इंटू अंडर A11 A12 A21 और A22।
अब जो ये माइनस है, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब है कि -a जो निकल के आएगा वो आएगा -a11 और माइनस का a b12 माइनस का a21 और माइनस का a22। ऐसा क्यों निकल के आया? क्योंकि सभी कैसे थे? क्योंकि सभी प्लस में थे। अगर कोई माइनस में होता, जब माइनस चिन्ह के अंदर कोई मल्टीप्लाई कराते तो वो चिन्ह बदल जाता। बात समझे कि नहीं समझे? अब जरा एक उदाहरण देता हूं, उसे बहुत ध्यान से समझना। ये चीज समझ में आई? कोई अगर a दिया गया है, कोई आप भी, अगर इसका माइनस आप भी निकालना हो तो मतलब इसके अंदर माइनस का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे जो भी चीजें प्लस में है वो चीजें किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो अब जरा एक एग्जांपल लगाते हैं इसी का। यहां तक समझ में आ गया? देखो इसी का एग्जांपल लगाते हैं। मैंने कहा बेटा आपको एक अवयव दिया गया है, वो है 3 - 5 1 और x। ऐसा एक अवयव दिया गया है। अब बेटा इसका पूछ रहा ऋण अवयव या निगेटिव मैट्रिक्स से पूछ रहा है। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे सर? निगेटिव मैट्रिक्स जैसे ए है तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा -a निकालना पड़ेगा। -a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? -1/√3 1 -5 और x। और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जो प्लस का है वो माइनस का, तो -3 -1 प्लस का 5 और माइनस का x। तो ये क्या आ गया? ये आ गया -a, या क्या आ गया? निगेटिव मैट्रिक्स आ गया। बताओ कोई दिक्कत है? निगेटिव मैट्रिक्स आ गया। समझ गए? और अब अगर डायरेक्टली पूछेगा तो अब आप खुद ही जानते हो क्या करोगे। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। आपको सीधे पूछा जाए तो कि ए का निगेटिव अवयव होता है, यहीं से बता देते -3 -1 +5 और माइनस का x। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बेटा? समझ पाए? चलो आगे चलें। बेटा मैं एक स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ कि हर एक को आपको एक संक्रिया बताऊंगा, उसका एक एग्जाम्पल इस साथ में कराऊंगा ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है, अब कहते हैं कि अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। समझना, अगली जो संक्रिया है वो हो जाएगी अवयवों का अंतर। अवयवों का क्या? अंतर। इसी को बोलते हैं डिफरेंट ऑफ मैट्रिक्स। बताओ, ठीक समझना आप बात। तो बात बेटा कुछ ऐसी है कि अगर जैसे अब जैसे मैंने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स है, यहां समझना, ये कोई एक मैट्रिक्स है, A = मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख दूं Aij जिसकी है m×n कोटि। ठीक है, दूसरा कोई मैट्रिक्स है B, जिसको बोलेंगे B = मैट्रिक्स Bij, इसकी भी कोटि है m×n। सेम शर्त है जैसे कि अभी योग में शर्त थी, ऐसे ही डिफरेंस में, अंतर में भी शर्त है कि दोनों की कोटियां कैसी होनी चाहिए? तो दोनों अवयवों की कोटियां बराबर होनी चाहिए। कैसी? समझ गए? तो फिर से शर्त आई कि दोनों अवयवों की कोटियां बराबर होनी चाहिए। बात समझ गए? अब बेटा जब दोनों अवयवों कोटियां बराबर होनी चाहिए तो अब बताओ, अगर इसमें डिफरेंस करना है तो अब यही तो निकालोगे a - b। और जब a - b निकालोगे तो कैसे करोगे? तो आप करोगे a - b का क्या करोगे? तो आप निकालोगे Aij m×n माइनस Bij m×n, यही तो करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, तो ऐसे ही करोगे? देखो सेम टू सेम यही करोगे। तो अगर मैं कह दूं कि a - b आपने ऐसे किया, तो अगर मैं कह दूं कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो कि a प्लस माइनस का 1 × b। इसका क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब है कि a के साथ में b का ऋणात्मक अवयव क्या कर दो? ऐड कर दो। तब भी तो यही चीज आनी है, क्योंकि -b क्या होगा? -b होगा b का ऋणात्मक अवयव। क्या होगा? b का ऋणात्मक अवयव। समझ गए कि नहीं समझ गए? Aij m×n है तो b, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि इनका दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। कैसे? कि a और याद रखना जो पहले लिखा, जैसे a - b लिखा हुआ है तो a और b के ऋणात्मक
आव्यूह का योग, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ऐसे क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आप जानते हो a और b का ऋणात्मक आव्यूह क्या होगा? माइनस b। तो यही तो आपको निकालना है, बताइए, यही तो आपको निकालना है, समझ गए? तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल चाहें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे देखो कैसे, हटा दें इसको, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, हटा दें। बस शर्त याद रखना कि दोनों आव्यूह कोटियाँ कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? देखो एग्जाम्पल में लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया कि a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 2 3 और 2 3 1, b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 0 और 2। समझ गए? अब आपको करना है a माइनस बी। क्या करना है? a माइनस बी, ठीक है? तो आप a माइनस बी कैसे कर सकते हो? एक a को रख सकते हो और माइनस बी को रख सकते हो। तो कैसे करोगे? परस्पर एलिमेंट इसमें भी a11 तो a माइनस बी, तो 1 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा? माइनस 2। इसको अगर इसके साथ में करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ऐसे 3 माइनस 3 0। ऐसे 2 माइनस 1 तो ये माइनस का है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 3। ऐसे 3 माइनस 0 तो आ जाएगा 3, और 1 माइनस 2 तो आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते थे? आप क्या करते? आप b का निकाल लेते ऋणात्मक आव्यूह। तो b का निकालते ऋणात्मक आव्यूह तो कैसे आता भाई? b का आप माइनस बी निकालते, ऋणात्मक आव्यूह निकाल दिया, तो क्या हो जाता? ये हो जाता -3 और ये हो जाता प्लस का 1 और ये हो जाता माइनस का 3, ये हो जाता प्लस का 1, ये हो जाता 0, ये हो जाता माइनस का 2, यही हो जाता। अब आप क्या करते? a और b को ऐड करते, देखो सेम टू सेम वही आता। देखो 1 और -3 तो कितना आ जाता? माइनस का 2, 2 और प्लस का 1 तो आ जाता है 3, 3 और माइनस का 3 आ जाता है 0, ठीक है? 2 और इसका क्या आ जाता है? 3। देखो सेम टू सेम। तो या तो अब हमने क्या किया? अब हमने b को खत्म कर दिया। देखो हमने b को खत्म कर दिया और हमने अब लगा क्या दिया है? तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है? तो हमने यहाँ पे लगा दिया है a प्लस का b का ऋणात्मक आव्यूह। तो ऐसे कर दो, इनको आप जोड़ दो उठा के, बात तो वही है ना। देखो चाहे a माइनस बी लिख लो या a प्लस बी का माइनस आव्यूह लिख लो, समझ गए? तो इसका जो अंतर होता है वो दो प्रकार से आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैंने आपको बता दिया है। तो फिलहाल बेटा यहीं तक, और जो एकाध संक्रियाएं और बची हैं इसमें भी थोड़े से नियम फॉलो किए, जैसे योग का सहचर नियम इसमें भी फॉलो किया जाता है। तो वो चीज़ें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे दोस्तों को भी बताते रहें, उनको भी प्रेरित करते रहो कि भैया पढ़ो लिखो और कुछ ज़िंदगी में करना है कि नहीं करना है, इस हाई स्कूल या इंटर पास होना है कि नहीं होना, इसके लिए उनको बताते रहो। और बाकी आप भी अच्छे हो गए, हम तो अच्छे है ही हैं। और बाकी शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर नहीं किया है तो। और बाकी नमस्कार, जय हिंद।